चलो वेलकम एवरीवन। नया टॉपिक आज गुडविल, अपना पहला फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज अपन डिस्कस करेगा, इफ आप लोग इसको आराम से शिद्दत से समझ लिया कि क्या होता है गुडविल, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ गुडविल, तो ध्यान रखना ये गुडविल का इंपैक्ट पूरे पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स में आएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको जहां पे गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं या फिर एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। सेपरेट क्वेश्चंस ऑन द गुडविल वो भी आता है, एंड चाहे वो आपका एडमिशन का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन है, गुडविल का पॉइंट रहेगा उसमें। तो एकदम शिद्दत से अच्छे से समझना। वी विल डिवोट अवर टाइम, कंप्लीटली ड्रिल डाउन करेगा कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, टॉपिक का हेडिंग देता है गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा व्हाट इज गुडविल। एक पैरेलल टर्म्स में गुडविल का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट गुडविल ऑफ अ फर्म, इट मींस रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। क्लियर है? एक बात बताओ, रेप्यूटेशन का कोई पैरामीटर है क्या? मैं बोलूं कि मेरा रेप्यूटेशन 100 करोड़ का है, माइट बी स्निग्धा बोलेगी कहां सर, आपका रेप्यूटेशन तो 30 करोड़ का है। ये बोलेगा आपका रेप्यूटेशन 10 करोड़ का है, वो बोलेगा आपका 10 रुपए का है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ना। यानी एक बात बताओ, यदि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन बदल रही है, मैं अपने बिजनेस में इस वैल्यू को लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता ना। हम लोग कोई भी चीज का वैल्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? यस, जब वहां पे कंसिडरेशन है, दो पर्सन है, एक पर्सन एक वैल्यू बोल रहा है और दूसरा पर्सन रेडी है उस वैल्यू के लिए पे करने के लिए, तब जाके अपना अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट्स आता है। तो समझ में आया, गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। बट कैन यू टेल मी सर्टेन अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से गुडविल बनता है? आपने सुना होगा, आपने आसपास देखा होगा, फ्रेंड सर्किल में देखा होगा, आप लोग ऐसे बोलते हो पता है कि यार ये तो लखपति है, इसका पेरेंट्स तो करोड़पति है, अंबानी लोग तो बहुत पैसा वाला है, ठीक है, करोड़पति है। और कोई दोस्त का तुम लोग बोलता है नहीं 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 ये तो रोडपति है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। हाउ यू से दैट? क्या सोच के बोलते हो ये सब? कुछ तो सोचते होगे ना किसी को बोलने से पहले कि ये करोड़पति है। क्या देख के आपको लगता है कि वो करोड़पति है? उसका लाइफस्टाइल, शायद महंगा फोन, महंगा घर, ठीक है, एंड गाड़ी में आता है, स्कूल में जब मन चाहे तब पार्टी थ्रो कर देता है, यानी ही इज अ करोड़पति, ऐसा आपको लगता है। बेसिकली जब आप किसी को करोड़पति बोलते हैं ना, आप ये मीन करना चाहते हैं कि उसके पास लमसम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होगी, या फिर उस पर्सन की कैपेसिटी है टू पे द डेप्ट ऑफ करोड़ों रुपए, तब कोई इंसान करोड़पति कहलाता है। जब आप किसी को लखपति बोलते हो, मीन्स उसके पास इन लैक्स प्रॉपर्टी होगा, लाखों रुपए का प्रॉपर्टी होगा, एंड he has a that person has a capacity to repay debts up to lakhs. That person cannot pay debts of crores. आया समझ में? इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये समझ में आता है कि गुडविल को कैलकुलेट, अभी जो आपने बोला कि ये करोड़पति या लखपति है ना, तो आप उसके घर पे जाके पैसा काउंट किया? किया क्या कि दिखाओ अंकल आज तो निकालो, हमको लगता है आपके पास करोड़ों रुपए, पैसा निकालो, बैलेंस शीट निकालो, मैं देखेगा सब कुछ कि आपका करोड़ों रुपए है या नहीं है। नहीं है, इट इज जस्ट एन वैल्यूएशन, आपको लगता है। बट कोई भी चीज को वैल्यू करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं। सिमिलरली ये गुडविल है। ठीक है, गुडविल जो हम बोलते हैं ना, इस पर्सन का बहुत अच्छा गुडविल है, इसका खराब है, इस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है, तो उसका कुछ तो वैल्यू टर्म्स होगा ना। बिकॉज अकाउंट्स के अंदर एनी ट्रांजेक्शन और एनी फेज विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। हम लोग रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला इस टॉपिक के अंदर, गुडविल के अंदर, आपको गुडविल कैलकुलेट करना सीखना है। एडजस्टमेंट्स तो सेकेंडरी मैटर है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस के कंटेक्स्ट में कैसे गुडविल एडजस्ट करोगे, पहले अपने को कैलकुलेट करना सीखना है। कैलकुलेशन से पहले यह समझना पड़ेगा कि गुडविल बनता कैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ठीक है, इफ आई से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूं कि मोदी जी आपके पास फोन करते हैं और वो बोलते हैं कल से इंडियन रेल आपका है, कल से इंडियन रेलवे आपका है, हाउ मच अमाउंट विल यू पे फॉर दैट? हु सेड जीरो?
Who said zero? बेवकूफ हो तुम, कॉमर्स के बच्चों ऐसे बोल रहे हो बेशर्मो। जीरो इट्स मीन सपोज आप जितना पैसा आप बोलोगे, मोदी जी आप बोलो आपको कितना पैसा चाहिए, इंडियन रेलवे मेरे कंट्रोल में रहेगा। क्या चीज? आपको डायरेक्टली बोल दिया तुम्हारा है तो भाई ऐसी थोड़ी ना तुम्हारा है, पैसा तो लेगा वो। अब वो पैसा बोलेगा तब आप क्या बोलेंगे? आपको जितना पैसा चाहिए आप बोलो, बट इंडियन रेलवे मेरे को दे दो। ऐसा क्यों? मुंह मांगी कीमत आप देने को रेडी हो। देयर इज नथिंग वैल्यूएशन। आप बोलो सर कितना चाहिए, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, कितना चाहिए आपको? मतलब समझ मांगेंगे और हम दे देंगे ना। क्यों दे देंगे? बिकॉज वी नो द गुडविल ऑफ इंडियन रेलवे। इसका कोई कॉम्पिटिटर इंडिया में आ ही नहीं सकता है। इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। आपकी जैसी मर्जी उस फेयर पे ट्रेन चलाना, कोई बोलेगा क्या कि हम नहीं देगा? लगे तो कल से क्या करना, स्लीपर क्लास का फेयर 2000 रुपए नहीं देना, मत ट्रेवल करो, इंडियन रेलवे मेरा ऐप से। लेकिन इंडिया को ट्रेवल करना तो पे करेगा ना। समझ में? नाउ इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। इसका गुडविल बहुत होता है। आई बात समझ में? देन आपको मैं एग्जांपल बताऊं, लीकर शॉप्स, जितनी भी लीकर शॉप्स होती है उनको एक लाइसेंस अलॉट होता है, एंड लाइसेंस इतना इजीली नहीं मिलता है। यू हैव टू बिड फॉर द लाइसेंस, एंड देन ऑन द लकी ड्रॉ बेसिस आपको वो लाइसेंस मिलता है। कुछ सर्टेन बिजनेसमैन क्या करते हैं, उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, एंड दे डोंट डू द लीकर बिजनेस बिकॉज उनके एथिक्स के खिलाफ है, बट दे अप्लाई फॉर द लीकर लाइसेंस, उनको मिल भी जाता है। एंड देन वो क्या करते हैं पता है? उस लाइसेंस को रेंट पे दे देते हैं, एंड अच्छा खासा पैसा उठाते हैं। क्यों? बिकॉज लीकर बिजनेस इज सच ए बिजनेस जो खुशी में भी चलेगा और गम में तो ज्यादा चलेगा। कभी डाउनफॉल आएगा ही नहीं ना इस धंधे के अंदर में, राइट? फैक्टर्स बता रहा हूं मैं आपको, फैक्टर्स बता रहा हूं, समझना अच्छे से। लेट्स से सपोज आपको बोला जाए कि फैंसी बाजार के प्रीमियम लोकेशन में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है बोरजा एयरपोर्ट के वहां पे। आपको क्या लगता है कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी इन मनी टर्म्स? बहुत महंगी होगी ना, क्योंकि फैंसी बाजार इज द हार्ट ऑफ द सिटी। यहां पे यदि आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है सस्ते में तो नहीं मिलेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं लोकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर गुडविल। सपोज आपको चाय पत्ती का बिजनेस करना है और आपको मैं बोलता हूं जाओ राजस्थान में रेगिस्तान पड़ा ले लो, आप फ्री में भी नहीं लोगे। बट आपको कोई बोले आसाम में आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है जहां पे चाय पत्ती का कल्टीवेशन अच्छा है, व्हाट यू विल डू? यू विल इन्वेस्ट, बिकॉज यहां पे भी क्या है, लोकेशन फैक्टर कर रहा है, फैक्टर कर रहा है। आई बात समझ में? दो तरह का ऑप्शन है, सुनो मेरी बात, दो तरह का ऑप्शन है अपने पास में। एक है कि आपको जॉब ऑफर आया है गूगल से, ठीक है, और एक जॉब ऑफर आया है पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड से। कौन सा कंपनी आप चूज करना पसंद करोगे? वाई? बिकॉज वो वर्थ इट है, रेपुटेशन है। क्योंकि वहां पे जो आपको पे मिलेगा, जो लाइफस्टाइल मिलेगी, पतंजलि तो उतना नहीं देने वाला, वो ग्रोथ नहीं देने वाला, रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला। नाउ बिजनेस, बिजनेस के बेसिस पे भी गुडविल डिटरमाइन होता है। बिजनेस के मैनेजमेंट, यू नो, जो गूगल को मैनेज कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छा केयर करते हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज दी जाती है, उनको रेस्ट दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, उनके बच्चों के लिए स्कूल फीस पे की जाती है, उनके वाइफ्स और के लिए सब कुछ फैसिलिटीज है, इतना कुछ मिलता है। तब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ नहीं देती, जस्ट आपको सैलरी देती है। फिर आप क्या करोगे? प्रीफर करोगे जहां पे सारी फैसिलिटी वो चूज करे। ये भी तो एक वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि सपोज पहले रतन टाटा जी जब बीच में चेयरमैन नहीं थे, कोई और थे, ठीक है, फिर उनको रिमूव करके अगेन रतन टाटा जी आए। जिस दिन रतन टाटा जी चेयरमैन बने ना, वापस से उनकी कंपनी का वर्थ बढ़ गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द रतन टाटा जी है ना। आपको एक ट्रस्ट है, एक उनके नाम पे फेथ है। नाउ दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द गुडविल। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एक कंपनी का गुडविल ज्यादा है तो उसका स्टॉक ज्यादा खरीदना चाहिए, खरीदना ज्यादा का बात नहीं है, मतलब हाँ, यू शुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दैट कंपनी। इफ किसी कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, नाउ गुडविल के और भी पैरामीटर्स है, जैसे कि सपोज कॉम्पिटिटिव नेचर। जैसे आप जैसे रतन टाटा का एग्जांपल लिया, तो फॉर एग्जांपल कोई और एक कंपनी है, उसका अभी जो एकदम वेल रिस्पेक्टेड चेयरमैन था वो हट गया, तो अब उसका स्टॉक खरीदना, उसका स्टॉक गिरने का चांसेस है ना? हाँ, यस। जब आपके टॉप मैनेजमेंट, जब आपका टॉप मैनेजमेंट हिल जाता है एंड यू हैड अ फेथ ऑन दैट टॉप मैनेजमेंट ओनली,
अब वही चला गया, अब आपको डाउट है कि जैसा इस कंपनी में चल रहा था, जो एक प्रोस्पेक्ट से चल रहे थे, वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कभी किसी के पेरेंट्स का गुडविल इतना ज्यादा होता है, लेकिन उसका बच्चा इतना निहायती नालायक होता है कि सब खत्म कर देता है ना। तो डिपेंड्स अपॉन द गुडविल ऑफ द पर्सन, ठीक है, गुडविल ऑफ द पर्सन। तो गुडविल हर जगह, गुडविल हर जगह, ये समझ में आया। तो कैन आई से लोकेशन, लोकेशन कैन बी वन ऑफ द फैक्टर फॉर गुडविल। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट ईरा, ठीक है। तो आप एआई टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और एवरी ईयर प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बनती जाएगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है गुडविल के लिए। कोई कंपनी है जो कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग है, क्या आप उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करोगे क्या? बिकॉज उसका ग्राफ गिर रहा है, यानी उसकी गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट में। समझ में आया? नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, क्या वो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है या नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है? बिकॉज इफ टेक्नोलॉजी से, देन नेक्स्ट एरा तो वही है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजिकल नेचर ऑफ द बिजनेस भी आपके गुडविल के फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे मैनेजमेंट, उस कंपनी को रन करने वाले लोग कौन है। यदि लोग ही अच्छे नहीं होंगे, आपको फेथ आएगा उस कंपनी पे? कभी भी नहीं आएगा ना। तो वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर है टू डिटरमाइन द गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल होता क्या है, होता क्या ये समझ में आया, लेकिन ये गुडविल बनता कैसे ये समझना जरूरी था। तो हम लोग को एक चीज क्लियर होता है कि देयर आर न्यूमरस एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स विच डिटरमाइन द गुडविल, ठीक है। जैसे कि देखो, एक टीचिंग फील्ड में गुडविल डिटरमाइन करने के बहुत से तरीके हैं। पढ़ा सब रहे, बट सर्टेन नंबर ऑफ टीचर्स का गुडविल है। अब उसमें क्या होगा? पंक्चुअलिटी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, आपको अटेंशन देना पर्सनल, टेस्ट सीरीज, ये सब चीज डिटरमाइन करता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एक टीचर्स की गुडविल का, राइट। फिर उसके बाद में रिजल्ट्स, इफ ये सारा अच्छा है, तब आप क्या करते हो? प्रिफर करते हो, नहीं इनके पास जाके पढ़ना है मेरे को, राइट। तो ये क्या है? गुडविल हुआ ना। तो गुडविल डिटरमाइन करने के सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। बैंक्स बहुत सारी है, फिर भी आप सारे बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करते या सारे बैंक में पैसा नहीं रखते। आपको दिया जाता है एक प्राइवेट बैंक और एक एसबीआई, ठीक है। आप किसमें पैसा रख के सेफ सिक्योर फील करोगे? बिकॉज आपको पता है दिस इज द अवर वन एंड ओनली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक, जहां पैसा डूब ही नहीं सकता है। प्राइवेट बैंक तो डूब सकती है ना, कल को गायब हो जाएगी, बट एसबीआई तो गायब नहीं होगा। वो गायब होगी तो हमारी इकोनॉमी खत्म, पूरा का पूरा। आया समझ में? इसीलिए हम एसबीआई को प्रीफर करते हैं। इज इट क्लियर? तो हर चीज, बहुत सी चीज जो भी आप डिस्कस करते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी अपने पर्सनल लाइफ में आप करते हो, इट इज क्रिएटिंग ए गुडविल। इफ आप अच्छा कर रहे हो, गुडविल बनाएगा। इफ आप बुरा कर रहे हो तो आपकी गुडविल को खराब कर देगा। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, इससे मैटर नहीं करता कि आप हमेशा टॉपर हो, बट आप सबकी रेस्पेक्ट करते हो, सबको सुनते हो, अच्छे से सबसे बात करते हो, दैट मीन्स ये बच्चा अच्छा है। सिर्फ मार्क्स लाने वाला बच्चा अच्छा, ऐसा किसने कहा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपके सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, फिर बोला जाता है ही इज द राइट पर्सन जिसको आप अपना दोस्त बना लो। आई बात समझ में? तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, ये क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन कि कौन सा फैक्टर्स है जो गुडविल डिटरमाइन करता है। बहुत जरूरी, बिकॉज कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, या फिर ट्रू और फॉल्स में, या ऑब्जेक्टिव में, या फिल इन द ब्लैंक्स में। एक मार्क का क्वेश्चन में क्या ये गुडविल का फैक्टर हो सकता है क्या? क्लियर है? सो फ्यू ऑफ द फैक्टर्स वी विल डिस्कस, जिसको अपन लिख के रखेगा, सिर्फ हेडिंग्स लिखेगा, उतना समझ लिया तो बहुत है, बाकी आप अपने लैंग्वेज में कैसे भी बना सकते हैं। तो वी विल गिव द फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स affecting goodwill। ठीक है, पहला जैसे मैंने बोला, गूगल और पतंजलि, यू हैव अ गुड फेथ ऑन गूगल बिकॉज उसके जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, ठीक है।
सो मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज एक कंपनी का ऑनर है रतन टाटा, और एक कंपनी का एक ऐसा ऑनर है जो अमित शाह टाइप का नेचर का, कि इतना गुस्सा, कुछ भी किया तो फाड़ देगा, निकाल देगा आपको लात मार के, कभी भी कोई भरोसा नहीं है। तो आप किसके पास जाओगे भाई? जो काम डाउन है, जो आपके चीजों को समझेगा, जो आपको ग्रोथ देगा, उसके पास जाओगे ना। गुस्सा है, अड़ियल है, 10 मिनट लेट जाओगे, आपकी वाट लगा देगा, 2 बात सुना देगा, ऐसे पर्सन के साथ आप काम करना पसंद नहीं करोगे। सो मैनेजमेंट सबसे पहला फैक्टर आप क्या लिखोगे? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और आई कैन से एफिशिएंट मैनेजमेंट। फिर दूसरा मैंने बोला था लोकेशन। जैसे मैंने बोला ना, चाय पत्ती के लिए आपको एक आसाम में प्रॉपर्टी मिल रहा है और एक राजस्थान में प्रॉपर्टी मिल रहा है। रेगिस्तान ले ले, जा उगा जितना चाय पत्ती उगाना है। करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों? लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन, नेचर। जो बिजनेस आपको करना है उसके लिए बेस्ट क्लाइमेट और बेस्ट प्रॉपर्टी आसाम है। इसीलिए इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे किसी का भी यदि चाय पत्ती का बिजनेस है, उसका गुडविल बहुत ज्यादा, बिकॉज यहाँ की चाय पत्ती वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलता है यहाँ पे। इसीलिए फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। और एक एग्जांपल लिया था कि फैंसी बाजार में है और एक अपना एयरपोर्ट के पास में है। भाई फैंसी बाजार वाले का ज्यादा सेल्स होगा ना। यहाँ पे आज आप 10 लाख 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके शॉप खरीद लो, लेकिन भाई एयरपोर्ट के पास में खरीदोगे तो उतनी सेल अभी तो नहीं आएगी ना, उस पैसे को कमाने में समय लगेगा। क्लियर है? सो फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। क्या हुआ? तो पढ़ो ना सर। यस। केशव क्लास से निकाल कितना? 5 पेटी, 5 पेटी। डबल रेट पे डबल बात। केशव तो देव ही देगा। ऐसी बात है, मेरे को डबल रेट में देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने बोला रेलवे यदि आपको मिल जाए तो, अरे अंबानी को बोल दे कि भाई तू रेलवे आज से तेरा, वो बोले बोलो मोदी जी कितना का चेक, चेक साइन ही नहीं करेगा, ब्लैंक ले जाओ, जितना बढ़ना है बढ़ लेना, कमा हम 1 साल में लेगा सारा पैसा। हाँ, सारा पैसा हम 1 साल में ही कमा लेगा, बस आप दे दो। यानी नेचर ऑफ बिजनेस। इफ बिजनेस मोनोपोली नेचर का है, इफ बिजनेस मोनोपोली नेचर का है, तब क्या है? आप ही राज करोगे ना, कोई कॉम्पिटिटर उसमें आ ही नहीं सकता है, बिकॉज इंडियन रेलवे इज ए मोनोपोली बिजनेस। इसका कॉम्पिटिटर कभी नहीं आ सकता है। कल को तुम ऐसे नहीं बोलोगे मैं भी रेल चलाएगा, रोड में पटरी बिछा के आपसे यहां से यहां तक मेरी रेल चलेगी। मेरे को धंधा करना है, ऐसे नहीं कर सकते अपन, ठीक है? क्योंकि इंडिया में रेलवे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। सो नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ, किसी को एक वो लोन लेके तो देगा ना सर, तो फिर हाँ तो कैसे तो लोन, बैंक हंस हंस के लोन देगी, उनको पता है भाई रीपेमेंट आ जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां लॉस होगा ही नहीं ना, वो सबके प्राइस हाइक कर देगा और 1 साल में पैसा कमा लेगा। समझ रहे? प्राइवेट है। अरे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से होता है, पीपीपी मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। वो कराईकल वाला कोर्स भी तो अभी बहुत वो भेजा ना। परफॉर्मेंस कुछ भी कर उतना इन डेप्थ नहीं करना अपने को। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, यदि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, तब उस बिजनेस का गुडविल बहुत ज्यादा होगा। लेकिन बिजनेस कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग है तो उसका गुडविल अच्छा नहीं होगा ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस भी मैटर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। क्लियर है? एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। व्हाट डू मीन बाय पेटेंट? आइडिया का। यस, whenever you develop any new technology, आप उस टेक्नोलॉजी को अपने नाम में करवा लेता है। विदाउट योर परमिशन नो वन कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी।
अब उस टेक्नोलॉजी, यदि किसी के पास वो टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड है तो उस धंधे को तो खरीदने के लिए आप रेडी रहोगे ना, एंड जितना वैल्यू चाहिए आप उतना वैल्यू पे करोगे। सो पेटेंट्स, यदि किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड है उसका भी गुडविल बहुत होगा। आई बात समझ में? सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से गुडविल डिसाइड होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि आप लोग देखो, आप लोग सब कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग सब कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं, बट स्टिल एप्पल कंपनी हैज एज ओवर अदर कंपनीज। व्हाई? उसका गुडविल अच्छा है, बिकॉज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऐसा लगता है इतना अच्छा है जो लैग नहीं करेगा। उसके जो अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो डेटा है वो आपको फीलिंग देता है कि सिक्योर्ड है, मेरा डेटा को कुछ नहीं होगा, आराम से रिकवर्ड हो जाएगा। ये जो सर्टेन नंबर ऑफ फीलिंग्स है, इसी की वजह से क्या होता है कि कंपनी हाई चार्ज कर पाती है। ये सब भी क्या करता है, गुडविल को डिसाइड करता है। आप कोई भी कार खरीदने जाते हैं, आप कोई भी कार परचेज करने जाते हैं, ऐसे अंधा कार खरीद लोगे क्या? या आप रिसर्च करते हो उस कंपनी के बारे में, पहला तो। सेकेंडली, उस कंपनी की एसेसरीज, क्योंकि आपने कार खरीदा है, कल को कुछ टूटेगा, खराब होगा, तो आपको रिप्लेसमेंट पार्ट्स चाहिए, क्या वो एसेसरीज इजीली अवेलेबल है? क्या कल को कार को कुछ हो गया तो क्या आपके सिटी या आपके एरियाज में उसका सर्विस सेंटर है और टाइमली उस पर सर्विस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद व्हाट विल बी द मेंटेनेंस कॉस्ट, इतने फैक्टर्स चेक करने के बाद यू परचेज अ कार, राइट? तो ये सब क्या है, दीज एवरीथिंग, ऑल सच पॉइंट्स डेवलप गुडविल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर में बोला जाता है कि मारुति का आप कार ले लो, लो मेंटेनेंस एंड उसकी एसेसरीज या पार्ट्स मिलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता इफ यू विल बाय मारुति का कार। लेकिन यदि आप बाकी कार्स को खरीदोगे तो साइज आपको एसेसरीज को मिलने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिले। तो ये सब क्या है, गुडविल है। मारुति का गुडविल डेवलप किया है उन्होंने मार्केट के अंदर में। जैसे कि आज के डेट में एसयूवीज लेते हैं, आई हैव सीन सर्टेन नंबर्स की जिसमें दो कंपनी बहुत दिखती है मार्केट में या रोड में, किया की कार, किया की कार्स कितनी सारी आज मार्केट में। देन थार, थार जो आया था वो भी कितना है। उसके बाद महिंद्रा की एक्सयूवी 700, नहीं, किया एंड क्रेटा आर ए गुड कॉम्पिटिटर्स। एक बात बताओ, किया एंड क्रेटा ही क्यों है, व्हाई नॉट टाटा? उनको कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे? टाटा तो ईवी नहीं अवेलेबल है, नहीं, बट उनकी भी एक्सयूवीज है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट दे आर नॉट एबल टू कम्पीट दैट मच टू क्रेटा एंड योर किया। चाहे फोकस डाइवर्ट करो बट दे स्टिल है। हाँ, वही तो, ये चीज क्या हुआ, उनकी गुडविल को हैम्पर किया, और एक्सयूवीज में उनके जो डिजाइन है वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसकी वजह से वो इतना नहीं चला। बाकी यदि आप देखोगे क्रेटा एंड किया, उनकी जो डिजाइन है, टेक्नोलॉजी वो जो लेके आ रहे हो, जिस बजट में और जिस रेट में लेके आ रहे हैं, हाँ, तो लोगों को समझ में आ रहा है ना उन्होंने उस चीज में उन्होंने अपना गुडविल क्रिएट किया। अब एक्सयूवी के सेगमेंट में उनकी गुडविल है, बट इफ यू विल गो फॉर ए हाई प्राइस सिडान, आप कौन सी कंपनी प्रेफर करोगे? टोयोटा है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, बिकॉज सिडान कार में उनका अपना एक गुडविल है, राइट? आप छोटी मोटी कंपनियों का कार नहीं लोगे जब हाई सेगमेंट के अंदर घुसते हैं, इसके अंदर में भी इनका पैरामीटर्स ऊपर ऊपर है। तो ये सारी चीजें क्या है, दैट डिटरमाइंस गुडविल। यानी आप, मैंने बोला ना, एक एक छोटा से एक्ट, छोटा सा एक्ट आपकी गुडविल को इंपैक्ट करता है। ठीक है, प्रीमियम में, ठीक है, प्रीमियम में। अच्छा ये, अच्छा वो ठीक है, वो अच्छा बात है, मुझे पता है आप लोग सबके पास बहुत गाड़ियां हैं, वेरी गुड। बट कंटेक्स्ट ऑफ माय स्टोरी इज दैट कि आपको समझ में आया कि क्या क्या फैक्टर्स गुडविल को डिटरमाइन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी छोटे से छोटा। जैसे कि नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम लोग का एकदम रिसेंट आईपीएल चल रहा है, यदि किसी टीम का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, क्या लगता है उस टीम में कैसा होगा? बहुत ज्यादा अच्छा, हर कोई फेथ करते हैं ना उसके ऊपर में। नाउ दैट्स द गुडविल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। जिसके टीम के अंदर कोई भी प्लेयर हो, रहाणे जी भी मार रहे हैं रहाणे जी भी ऐसा मार रहे हैं कि बॉलर को समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। समझ में आया? यानी हर एक एक्ट डिटरमाइंस योर गुडविल। आप कुछ भी खराब करोगे वो आपकी गुडविल को इंपैक्ट करेगा। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने कुछ भी खराब कांड किया, किसकी गुडविल स्पॉइल हो रही है?
आपकी फैमिली की प्लस आपकी तो हो ही रही है, बट कहीं ना कहीं इससे अटैच जो आपकी फैमिली की गुडविल है वो भी स्पॉइल हो रही है। आई बात समझ में? सो बिजनेस के कंटेक्स्ट में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं लिख सकता हूं, मैं 2-3 पेज भर सकता हूं गुडविल के ऊपर में, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना, अपने को ये ऊपरा ऊपरी समझ में आ गया व्हाट इज गुडविल, ठीक है, एंड गुडविल के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? इधर मैं आगे लिखने वाला हूं एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं गुडविल के। अब आओ चलते हैं आगे। एक बात बताओ प्लीज, नमन की बहुत अच्छी गुडविल है जो यहां रखी हुई, इसको छू के दिखाओ। नमन की गुडविल को कोई देख सकता है क्या? छू सकता है क्या? बट गुडविल है, ऐसा आपको लगता है, ऐसे आपको, अरे ये नमन नहीं, दूसरा नमन। अच्छा ठीक है भाई, नमन तेरी गुडविल है ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा इट्स फाइन, चलो कोई बात नहीं। मतलब ये समझ में आता है गुडविल है, गुडविल एक क्या होता है बिजनेस के लिए, एक इंसान के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल एसेट है या लाइबिलिटी है? वैल्यूएबल चीज है, एसेट है, ठीक है। बट मैं बोलता हूं मेरे लिए मेरा आईपैड एक एसेट है, और मैं इस आईपैड को छू भी सकता हूं, मैं इसको देख भी सकता हूं, मैं फील कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि मेरी गुडविल भी है, तो मैं ऐसे ढूंढता हूं मेरी गुडविल, मेरी गुडविल, क्या मैं ऐसे छू पाऊंगा? मैं देख सकता हूं, आई कैन ओनली फील माई गुडविल, सो आई कैन से गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको अपन देख सकता है, छू सकता है, फील कर सकता है। वेयर इज इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे मेमोरी। कोई मेमोरी को छू सकता है क्या? है, सबको पता है मेमोरी है, तो बस हम लोग फील ही तो करते हैं। गॉड, गॉड क्या है? इट्स अ फीलिंग की है, जिसको लगता है नहीं है नहीं है, जिसको लगता है तो है। क्या छू सकते हैं क्या भगवान को? हाँ मैं डेली भगवान को छूता हूँ। भाई कौन है भाई, तू मूर्ति छूता है, भगवान की तस्वीर को हम टच करते हैं, बट भगवान को थोड़ी छू रहे हैं। नमन रात को नींद में छूता है, पता नहीं किसको किसको छूता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये समझ में आता है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। क्लियर है? गुडविल इज एन intangible asset। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, जिसको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। और आप मेरे दो आप 5 पेटी दे रही है परमानेंटली क्लास के बाद, फिर आपको 2.5 पेटी देना ये परमानेंटली क्लास, ठीक है? एक काम करता है 5 into 5 25 पेटी तो सबको निकालो, तुम अकेला बैठो। अच्छा ठीक है, अरे टॉपिक पे आओ, मजा आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है ना, मस्ती अपनी जगह, मस्ती अपनी जगह, समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को डिटरमाइन करते हैं, एंड गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो हम लोग जो एक अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, एक इनटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग सीखना है, तो कोई भी चीज का अकाउंटिंग या रूल्स कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, एंड ये जो इनटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग है, इसका भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 डील्स विथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 डील्स विथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। सो AS26, AS26 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इंडिया में टोटल कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता है? 50। नहीं, AS26 डील्स विथ, AS26 का नाम है अकाउंटिंग फॉर intangible assets, deals with
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। AS26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, इंडिया में टोटल अभी AS29 तक ही है, ठीक है। 30-31 था बट वो हटा दिया गया है। एंड ASR अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज वैसे तो, बट फॉर ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां है उसके ऊपर आज की डेट में इंड AS एप्लीकेबल है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 है, छोटा कंपनीज के लिए है, उसमें भी बीच बीच में कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट कर दिए गए हैं। तो दैट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टोरी। 29, 30, 31, 32 था बट उनको हटा दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया इंड AS के अंदर में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड AS बहुत सारा, एग्जैक्टली मेरे को नंबर्स याद नहीं है क्योंकि मेरे CA बनने के बाद में इंड AS प्रॉपर्ली एप्लीकेबल हुए थे, तो वो सीक्वेंस वो सीरीज मेरे को पता नहीं है। बट बेसिकली इंड AS कुछ नहीं है, जो फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको इन लाइन करने के लिए इंडियन इकोनॉमी के साथ, तो हमने क्या किया, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर चेंज करके सर्टेन टेक्स्ट वहां से उठा दिया। सिर्फ इतना नहीं, और भी कुछ कुछ अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर एप्लीकेबल होने वाले हैं, अभी धीरे धीरे उस पर वर्किंग चल रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनता है वो ICAI बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CAs लोग जो है ना, उन लोग AS बनाता है, उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाता है, डिस्कशन होता है, बॉडीज वगैरह में होता है, फिर जाके ये एप्लीकेबल हो जाता है। बट बनाने का होल एंड सोल काम किसका है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये समझ में आया कि गुडविल कैसे डिटरमाइन होगा, गुडविल किसी इंसान का कब बढ़ता है और कम कम होता है, ठीक है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है मुझे कौन सिखाएगा? AS26 बताता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर है? अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन। कोई भी चीज, कोई भी एसेट बिजनेस के अंदर हम तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यानी किसी बिजनेस का कितना रुपीस का गुडविल है, कोई तो पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, किसी ने बोला मेरा 10 करोड़, किसी ने बोला 100 करोड़, किसी ने बोला 10 रुपए, किसी ने बोला 50 करोड़। ये कोई पैरामीटर है क्या? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, जिसको जैसा लगा वैसा बोल दिया। यदि इस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे तो एवरी ईयर अकाउंटिंग बदलना पड़ेगा। सो वी नीड अ सर्टेन गुड पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकता है। यानी देयर आर सर्टेन मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। ये जो हवा हवा में बातें है ना कि मेरी गुडविल इतनी है, अरे आपके बोलने से थोड़ी होता है। सपोज मेरी एक बैलेंस शीट है, मैंने क्या क्या, मुझे लगता है मेरी गुडविल 100 करोड़ की है, मैंने अपने बिजनेस में लिख दिया इनटेंजिबल एसेट्स के हेड में गुडविल 100 करोड़। एसेट साइड में यहां इनटेंजिबल एसेट आया, इधर लिख दिया मैंने गुडविल 100 करोड़, लिख दिया मैंने, मुझे लगता है मेरी गुडविल है। अब मेरे को बिजनेस में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? लोन लेने जाऊंगा बैंक के पास। बैंक मेरा थोबड़ा देख के लोन देगी क्या? बैंक तो मेरा फॉर्म का बैलेंस शीट देख के देगा। और बैंक मेरा फॉर्म का बैलेंस शीट, ओह माय गॉड इतना एसेट्स है इसके पास, तो 100 करोड़ से ऊपर की तो बैलेंस शीट है मेरी। उनको तो यही दिखेगा ना कि मेरे पास एसेट है इतने रुपए की। मैं बैंक बोला ठीक है बोलो सर कितना लोन चाहिए? 50 लाख। चिंदी वाला लोन? हाँ, बस इतना ही चाहिए। अंदर तो मुझे पता है ना कि कहां से मैंने फिगर लिखा है, 50 लाख दे दो हो जाएगा। बैंक ने बोला ओके 100 करोड़ की तो एसेट दिख ही रही है, क्या है 50 लाख दे देंगे, ये पैसा तो डूबेगा नहीं, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली जब पैसा देने का बारी आया मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो क्या बताओ ये सही पैरामीटर था क्या? बैंक्स लोग तो खत्म हो जाएगी, बर्बाद, इंडियन इकोनॉमी फिनिश हो जाएगा यदि इंसान को बोला जाए कि तुम्हें जैसे लगता है, तुम्हें जैसे लगता है अपना गुडविल कैलकुलेट करो और बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। फिर तो हर कोई अपना बैलेंस शीट अच्छा कर लेगा। कोई 100 करोड़ क्या, मेरे को फिर मैं 1000 करोड़ दिखाएगा, मैं बैंक के पास जाके 100 करोड़ का लोन लेगा और आराम से घूमेगा। मैं कभी मालदीव्स में हूँ, कभी दुबई में, कभी US, कभी न्यूजीलैंड, क्या फर्क पड़ रहा है? ले लो। इंडिया का कानून क्या बोलता है? आपने बैलेंस शीट देख के एसेट मॉर्गेज रख के लोन दिया था ना, मैं नहीं दे रहा पैसा, बेच लो मेरी एसेट, बेच लो। किसने मना किया? बेच लो मेरी 1000 करोड़ की गुडविल। मार्केट में बायर भी तो होना पड़ेगा। तो पता चला कोई 10 लाख में भी मुझे खरीदने नहीं आ रहा। आई बात समझ में? तो ये चीज पॉसिबल नहीं था
कि आप मन घड़न जो आपके दिमाग में फ्रेम फिगर है उसका अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। इसी के लिए मेथड्स डेवलप हुए, so that we can find out the true and exact goodwill of a particular business. Exact कुछ नहीं होता, but at least true goodwill. क्लियर है? तो ये तो समझ में आता है अपने को कि ये जो मन गढ़ंत ख्याली पुलाव वाली गुडविल है, इसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते हम। गुडविल के लिए सर्टेन मेथड चाहिए। write down methods to calculate goodwill. Methods to calculate goodwill. पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है, नाम लिखवाने वाला था, तुम लिखना क्या बैठ गया भाई थामा ना, पढ़ते हैं ना साथ में। क्या बोलता है? ठीक है। सेकंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर फोर capitalization of average profit method. Number five, capitalization of super profit method. ठीक है, इतना तरीके से हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकता है। अभी मैंने बोला ना, एक गुडविल होता है ख्याली पुलाव, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मार्केट में ये रेपुटेशन है, तुम्हें इतनी लड़कियां फॉलो करती है, लड़कियों को लगता है कि मुझे इतने लड़कों फॉलोअर्स है, इतने लोग देखते हैं। ये क्या है? ये ख्याली पुलाव है। जब तक रियलिटी में नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में आपको लगता है कि मैं मार्केट में उतरूंगा और मार्केट की आग लगा दूंगा, ये आपको लगता है। प्रैक्टिकली मार्केट में उतर के तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में आपकी गुडविल कितनी है। राइट? इसीलिए कहते हैं कि गुडविल दो तरह का होता है। ठीक है, गुडविल इज बेसिकली टू टाइप्स। वन इज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, वन इज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, यानी वो गुडविल हमने खुद ने बनाई है। ठीक है, और एक होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल, बताओ कौन सी गुडविल का आपको अकाउंटिंग करना चाहिए? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल या परचेज्ड? बिकॉज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज ए ख्याली पुलाव। आपको लगता है कि ये वैल्यूएशन है आपकी, क्योंकि इसका तो फिर मैंने अभी बोला ना, अभी डालेगा तो कैसा होगा? 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ हम दिखा देंगे। सो ये समझ में आया कि गुडविल दो तरह का होता है। वन इज परचेज्ड गुडविल, अनदर वन इज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, दो तरह का गुडविल होता है। एक होता है परचेज्ड गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज्ड गुडविल? जो अपन एक्चुअल में पे करके किसी का बाय करते हैं। जैसे कि सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, बास्किन रॉबिन्स। ठीक है, कल को आपको क्या लगता है द ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ बास्किन रॉबिन्स कैसा है? आइसक्रीम के फील्ड में अच्छा है, कस्टमर्स का फुटफॉल अच्छा है, उसकी क्वालिटीज अच्छी है। ठीक है, अब नाउ लेट्स से सपोज बास्किन रॉबिन्स का नेट एसेट है 250 करोड़ का। हाइपोथेटिकली 250 करोड़ का बास्किन रॉबिन्स का नेट एसेट है। अब तुमको उसको खरीदना है, वो बोलता है हम 400 करोड़ से नीचे नहीं देगा, एंड यू आर रेडी टू पे
400 crore for that, but उसका net asset का value 250 crores है, and you are paying 400 crores. why? 150 करोड़ जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, that is the purchased goodwill, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्चुअल पेमेंट किया है 150 करोड़. जैसे आपने बहुत बार देखा है ना कि नया फोन लॉन्च हुआ, लेट्स से सपोज आईफोन, बहुत से क्रेजी पीपल्स है इंडिया में, बहुत सी चीजों के जैसे सपोज लेट्स से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है एंड दैट पर्सन इज लाइक कि मेरे को चाहिए, मार्केट में लॉन्च हुआ सपोज 1 लाख का, एंड दैट पर्सन इज रेडी टू पे 1,50,000 फॉर दैट गैजेट, कि मेरे को पहला गैजेट मेरे हाथ में चाहिए, तो वो 50,000 एक्स्ट्रा इज व्हाट? परचेज्ड गुडविल. आई बात समझ में? जब आप किसी वर्थ से ज्यादा, किसी चीज का वर्थ से ज्यादा उसका पेमेंट करते हैं, लेट्स से सपोज आपके पेरेंट्स को एक प्रॉपर्टी पसंद आया है, आपके फ्यूचर के लिए वहां अपने आपके लिए अच्छा सा घर या बंगलो बनाएंगे, उस प्रॉपर्टी का नॉर्मल रेट है सपोज 10 करोड़, बट आपके पेरेंट्स को बहुत पसंद आ रखा है, जो सेलर है वो बोलता है कि हम इसको 12 करोड़ के नीचे तो नहीं बेचेंगे, एंड आपको लगता है दैट प्रॉपर्टी इज एट प्रीमियम लोकेशन, बहुत अच्छा है, वर्थ इट है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, एंड यू आर ओके, डील डन, 12 करोड़ में आप डील कर लेते हो. उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था? 10 करोड़, और आप कितना पे कर रहे हैं? 2 करोड़ एक्स्ट्रा. क्या चीज का है? लोकेशन के लिए शायद, यानी दैट इज द गुडविल ऑफ दैट प्रॉपर्टी. आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, आज मैं इस प्रॉपर्टी के लिए 2 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगा, मैं कमा लूंगा, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ये प्रॉपर्टी मेरा वैसे भी डबल होने वाला है, राइट? तो वो 2 करोड़ इज परचेज्ड गुडविल, उसका अकाउंटिंग होगा, बिकॉज आपने एक्चुअल में पे किया है ना. सो अकाउंटिंग इज डन फॉर परचेज्ड गुडविल. लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या उसका कोई पैरामीटर है क्या? ना तो किसी ने सेल किया, ना किसी ने बाय किया, आप जस्ट ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल है. सपोज हम सब ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग, हमें ऐसा लगता है कि कोई आउटसाइडर आके भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आग नहीं लगा सकता, मतलब हम लोग के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग और ट्यूनिंग है, और काम को हमने इतने अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है कि मत ही पूछो, तो आराम से सब स्मूथली चल रहा है. अब हमें लगता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल 500 करोड़ है, यानी जो हमारा नेट एसेट है, लेट्स से सपोज हमारा नेट एसेट है 300 करोड़, एंड वी फील कि हमारी गुडविल 500 करोड़ है. इसका मतलब मार्केट में हम अपने आप को कितने में सेल कर सकते हैं? 800 करोड़. लेकिन ये तो तब पता चलेगा ना जब मार्केट में आप जाके एक्चुअल में अपनी फर्म को सेल करने जाओगे, और फर्म को एक्चुअल में सेल करने गए और पता चला है फर्म सेल हुई है सिर्फ 500 करोड़ में, तो यानी फर्म की एक्चुअल गुडविल कितनी निकली? 200 करोड़. यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज कीप ऑन चेंजिंग, इट चेंजेस विद द माउथ. हर एक पर्सन, हर एक बिजनेसमैन का अपना थॉट प्रोसेस होगा गुडविल कैलकुलेट करने का. सो देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल. समझ में आया? सो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ गुडविल. वन इज परचेज्ड गुडविल, अनदर वन इज सेल्फ जनरेटेड. इतना समझ में आ रहा है आपको? कैन यू अगेन टेल मी कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो गुडविल को डिटरमाइन करता है? लोकेशन ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट कैसा है, देन और पेटेंट्स. यदि कोई टेक्नोलॉजी आपके नाम से है तो आपका बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा. आफ्टर सेल सर्विस, कि सेल होने के बाद आप सर्विसिंग कैसा देते हैं कस्टमर और को. तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स है. क्लियर है? गुडविल एक टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है? इंटेंजिबल एसेट. क्लियर है? इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां लिखा हुआ है? AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26. देयर आर सर्टेन मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. गुडविल 2 तरह का होता है. वन इज परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बताओ किसका अकाउंटिंग करोगे? यस, अकाउंटिंग इज डन. सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या होता है? नो अकाउंटिंग is done. Only
adjustment is made between the partners, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। क्लियर है? अब आप सुनो 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 मेरी बात। आप जितने भी तरीके सीखोगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, आपको एक टर्म मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैन यू टेल मी इसका मतलब क्या होता है? सपोज यस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितना भी आप मेथड्स पढ़ोगे, जब वो मेथड्स देखेंगे आपको ये बार बार मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेसिकली ये क्या है? इसके दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन, सपोज कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले, कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, मतलब जो आप गुडविल खरीद रहे हैं, जो आप गुडविल खरीद रहे हैं 3 इयर्स तक विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, जो पुराना बिजनेस जैसे कमा रहा था ना, वो आप कमा सकोगे। दैट्स द गुडविल। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि once you acquire that business by paying an extra amount, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है, that you can earn within next 3 years। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो बिना मेहनत किए जितना क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा उतना साल तक बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है कि जो पैसा हम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो इतने साल में हम हमारे बिजनेस में रिकवर कर लेंगे। दैट इज द इंटरप्रिटेशन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है ये चीज? इसके दो इंटरप्रिटेशन है, क्या क्या है? पहला है we can recover the extra payment during these years। जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम पे कर रहे हैं वो अपन कमा लेगा इस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के अकॉर्डिंग। और सेकंड होता है बिजनेस विल बेनिफिट फॉर सच नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि एग्जांपल सुनना, मैंने क्या किया, जो एग्जांपल लिया था बास्किन रॉबिन्स का कि 250 करोड़ का वैल्यूएशन है एंड आई एम पेइंग 600 करोड़। ठीक है, कितना दिया मैंने उसको एक्स्ट्रा? 250 करोड़ का बिजनेस, और बास्किन रॉबिन्स का बिजनेस एक्वायर करने के लिए मैं उसको 600 करोड़ दे रहा हूं। 350 करोड़ एक्स्ट्रा दिया मैंने, एंड वहां पे मैंने बोला नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 5। इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, जैसे नॉर्मल बास्किन रॉबिन्स का बिजनेस चल रहा था उसी के नाम बोर्ड के साथ, अब उसके अंदर चाहे मैं अपनी अमूल की आइसक्रीम भी लाके बेच दूं ना, तभी भी लोग 5 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा ग्राफ नहीं गिरेगा। उसके बाद मेरे को एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर से मार्केटिंग वगैरह सब कुछ, फिर लोगों को पता लगने लगेगा ना कि पुराना वाला मैनेजमेंट नहीं रहा या फिर क्वालिटी में कुछ है। लेकिन एटलीस्ट 5 साल तक तो मुझे ऐसा लगता है कि फुटफॉल नॉर्मल चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने उस बिजनेस का वैल्यूएशन वैसे किया। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो 350 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं एंड माय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 5, मुझे ऐसा लगता है ये 350 करोड़ मैं नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स में कमा लेगा। दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आया? हर एक गुडविल कैलकुलेशन में ये होता ही होता है, बिकॉज गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर द फ्यूचर। गुडविल इज calculated for the future on the basis of past, I can say past performance के बेसिस पे आप किसी का गुडविल डिसाइड करते हैं, एंड ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? फ्यूचर के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल आप में से ही आपके स्कूल में एक सर्टेन दोस्त होगा जिसको आपने पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व किया है। हर साल
हर साल वो 90 से अबव परसेंटेज लाता है। एक तो वो रोता रहता है, हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं पढ़ा, लिटरली आई गॉड स्वेयर इस बार हम कुछ नहीं पढ़ के आए, लेकिन जब रिजल्ट आता है उसका 90 अबव दिखता है, मतलब 90 प्लस परसेंटेज से नीचे वो बात ही नहीं करता है। एक बात बताओ, उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए आपके मन में अभी क्या चल रहा होगा कि वो 12th में कितना लाएगा? वो कंटिन्यूस पिछले 4 साल से ऐसे ही कर रहा है, 90 प्लस परसेंटेज ला रहा है। आपको क्या लगता है कि वो 12th में कितना लाएगा? 90 प्लस तो लाएगा ना। यानी गुडविल कैसे निकाला आपने? उसका पास्ट देख के। ठीक है, कोई भी इंसान, सुनो, कोई भी इंसान किसी का प्रेजेंट देख के गुडविल कैलकुलेट नहीं करता है। वही दोस्त जिसका आपको लगता था 90 प्लस, उसका क्या हुआ? जब वो 12th में आया, शायद कुछ कॉप अप नहीं कर रहा था, लाइफ प्रेशर होगा, फैमिली इश्यूज होंगे, पेरेंट्स का कुछ बीमारी होगा, कुछ भी होगा, XYZ कोई भी रीजन, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट अच्छा नहीं कर पाया, फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया, अच्छा नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि 12th में वो लास्ट में बोर्ड्स में कितना मार्क्स ले आएगा? अभी भी आपका मन यही बोलेगा कि नहीं, ये लास्ट में खींच लेगा और 90 प्लस ले आएगा। ये हर साल 90 प्लस लाते हैं, राइट? यानी एक दो एबनॉर्मल इवेंट किसी का गुडविल को खराब नहीं करता है। सपोज कोई एक बिजनेसमैन है, आपके दुकान का एक कस्टमर है, ठीक है, आपके शॉप का एक कस्टमर है, जो रेगुलर ऑन टाइम आपको पेमेंट करता है, रेगुलर ऑन टाइम, एंड वो पिछला 5-7 साल से आपका कस्टमर है, ऑन टाइम आपको पे करता है। बट करंट ईयर में क्या हुआ? कुछ सर्टेन इश्यूज की वजह से वो आपको टाइम पे नहीं पे कर पा रहा। माइट भी उसके बिजनेस में आग लग गया, या कोई और सिनेरियो हो गया जिसकी वजह से उसका बिजनेस वैसा चल नहीं रहा है और वो टाइम से पे नहीं कर पा रहा। टेल मी, क्या आपके नजर में उस पर्सन का गुडविल खत्म हो जाएगा क्या? You will ignore this event now. This bad phase, you will ignore. This is the way we calculate goodwill. Goodwill is calculated on the past normal events of the business. एक बिजनेस है, कंटिन्यूस 2 साल 3 साल 4 साल तक प्रॉफिट 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 में था, फिर अचानक से आग लग गया, कुछ हो गया, आग लग गया, उस साल वो बिजनेस लॉस में चला गया। बताओ उस बिजनेस का गुडविल तुम क्या डिटरमाइन करेगा? कि वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, यानी वो जो फायर वाला ईयर है इग्नोर कर देगा। एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन द सेंस बहुत डिसिप्लिन है, घर पे भी पूरा एकदम मैनर से बात करता है, आप लोगों से अच्छा ट्रीटमेंट करता है, टीचर से अच्छे से बात करता है, ठीक है, वो कभी बुरा नहीं करता, ना किसी का, सुनो, ना किसी का बुरा सोचता है वो। ही इज अ गुड बाय हार्ट बाय नेचर एवरीथिंग। बट हुआ क्या? अचानक से आप लोग का एक पार्टी हुआ, पार्टी में बहक गया लड़का, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ पार्टी में मदहोश हो गए, अब दोस्ती यारी ऐसी हो गया। अब उसमें एक बात बताओ, वो बहुत डांट खाया, उसने कुछ लोगों से मिसबिहेव भी किया, घर पे भी जाके शायद उल्टा पुल्टा बोला, बहुत डांट खाया। बताओ क्या उसका कल से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उसके लिए? क्या वो एकदम थर्ड डी ग्रेड का बच्चा बन जाएगा क्या वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट यू विल से? नहीं होगा ना, क्योंकि उस एक इवेंट से उसका गुडविल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है ना, राइट? आई बात समझ में? सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं? डू यू सी द प्रेजेंट, और यू सी द फ्यूचर, और यू सी द पास्ट? पास्ट, we see the past to calculate goodwill. Past may be whether you see the normal activity or abnormal activity. Normal, if there is any abnormal activity happened, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही करते हैं। आई बात समझ में? नाउ दैट्स द मेन पॉइंट गुडविल कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट नोट लिखना। वो तो कंटिन्यूस एक्ट इसके ऐसे हैं कि इसकी गुडविल को एम्पर कर दिया, लेकिन एक दो एक्ट होता तो तुम्हारे नजर में आज भी अच्छा ही रहता ना। अभी अच्छा नहीं है ये बोल रहा है। कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। गुडविल इज, तुम क्या देख रहे हो?
सोते हैं calculated for future कल के लिए हम किसी का आज का गुडविल निकाल रहे हैं गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर इन प्रेजेंट प्रेजेंट में फॉर फ्यूचर हम लोग किसी का गुडविल निकालता है गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर इन प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट नॉर्मल ध्यान रखना पास्ट नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं पास्ट नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस goodwill is calculated for future in present on the basis of past normal activity of business that is any abnormal events is ignored while calculating goodwill. Any abnormal events is ignored while calculating goodwill. समझ में आया ये गुडविल का अभी तक समझ आया वी हैव डिस्कस कि फैक्टर्स क्या क्या होता है ठीक है एंड देन वी हैव डिस्कस गुडविल टेंजिबल है या इंटेंजिबल उसका अकाउंटिंग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे होगा गुडविल दो तरह का होता है एक तो परचेज्ड और एक सेल्फ जनरेटेड परचेज्ड गुडविल का कोई अकाउंटिंग नहीं है वेयर एज परचेज्ड गुडविल का अकाउंटिंग है बट सेल्फ जनरेटेड का कोई अकाउंटिंग नहीं है ये सुनने का फोकस नहीं है तुम लोग का गुडविल परचेज्ड गुडविल का अकाउंटिंग और सेल्फ जनरेटेड का नहीं है क्लियर है देन गुडविल जब भी नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्लियर है देन गुडविल हम लोग ऑन द बेस ऑफ पास्ट नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करता है एनी एबनॉर्मल होता है तो उसको हम लोग इग्नोर करेगा इज इट क्लियर तो आज अपना टास्क रहेगा एक बार अपन सर्टेन देयर आर मेथड्स एंड फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट गुडविल उसको नोट डाउन करेगा फिर क्या करेगा नेक्स्ट सेशन में एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेगा ठीक है यस एवरेज प्रॉफिट मेथड इसमें गुडविल कैसे निकालता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज and how you calculate average profit total adjusted profit ये टर्म ध्यान रखना बिकॉज जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हर बार वही लेना जरूरी नहीं है वी नीड टू सी क्या वो सारे नॉर्मल एक्टिविटी का है या फिर इसमें एबनॉर्मल भी है तो इफ एबनॉर्मल होगा तो इग्नोर करना पड़ेगा राइट अगर लॉस में फायर निश्चित हो तो वापस एड बैक कर लेगा हाँ करेगा वी विल डिस्कस ठीक है तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ठीक लगा ओके 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 समझ में आया नेक्स्ट मेथड इज weighted average profit method
weighted average profit method. Goodwill is equals to weighted average profit multiply number of years purchase. एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और वेटेड एवरेज में क्या है? वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट्स, सब बता रहे हैं आराम से. टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स. टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स. अब देखो समझना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है? ईयर 1 2 3 4 सपोज, ठीक है? देन you have to first calculate adjusted profit. You have to first calculate adjusted profit. अब सुनना, वेट्स कैसे देते हैं. एक बात बताओ, कोई फर्म है जिसका 4 साल पहले प्रॉफिट था 10 करोड़, 3 साल पहले प्रॉफिट था 5 करोड़, 2 साल पहले प्रॉफिट है 1 करोड़, और 1 साल पहले प्रॉफिट है उसका 5 लाख ही. कौन से प्रॉफिट को तुम इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा? जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसी को तो फोकस करेगा ना. यानी जो सबसे पुराना 10 करोड़ था उसको देख के आप उसको वैल्यू करेगा क्या? उसका वेट सबसे कम है अब तुम्हारे नजर में, राइट? सो वेट्स भी वैसे ही चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग वेट्स देता है. तो हमेशा क्वेश्चन यदि वेट्स प्रोवाइड भी नहीं करे तो आप कैसे दोगे? 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज जो रिसेंट ईयर होता है उसका वेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमने उसको सबसे ज्यादा दिया. क्लियर है ये? देखो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा. सपोज दिस वाज योर कॉलम ए एंड दिस इज योर कॉलम बी, तो वेटेड प्रॉफिट निकलेगा ए इंटू बी. इसको टोटल कर दोगे तो यू विल गेट टोटल वेटेड प्रॉफिट, और टोटल ऑफ वेट्स का मतलब वेट्स का टोटल. इस केस में 10 है बिकॉज 4 साल का ही डेटा लिया था हमने. समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट्स? बचपना जाएगा नहीं ना. इसको बोलो हमारा काम तो सम कर रहे हैं, बीच में गिरा रहे हैं. इतना गिरा हुआ क्यों है? कौन नंबर? कोई भी गिरा देता था. गलती है. सही है. अच्छा समझ में आया. अब एक ध्यान रखना, if question is silent, we follow average profit method for goodwill calculation, but if there is any trend in एडजस्टेड प्रॉफिट, ध्यान रखना मैंने वर्ड लिखा एडजस्टेड, मतलब क्वेश्चन वाले प्रॉफिट की ट्रेंड की बात नहीं करेंगे, उसको ठीक करने के बाद इफ देयर इज एनी ट्रेंड. और ट्रेंड का मतलब क्या होता है पता है? ट्रेंड का मतलब कभी भी ध्यान रखना, ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, तो इट डज नॉट मीन ट्रेंड ये होता है. ट्रेंड का मतलब होता है या तो अपवर्ड
जैसे कि सपोज यहां से शुरू किया, धीरे 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 अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड, कि नीचे आने का स्कोप ही नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। या फिर क्या होगा, नीचे आ रहा है, चाहे वो 2-2 रुपए से ही नीचे आ रहा है बट कंटिन्यूस फॉल डाउन कर रहा है, उसको भी ट्रेंड बोलते हैं। या तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है या कंटिन्यूस गिर रहा है, ऐसे नहीं कि थोड़ा बढ़ा फिर गिरा फिर बढ़ा, दिस इज नॉट ए ट्रेंड। ठीक है, तो एनी ट्रेंड, if there is any trend in adjusted profit, whether increasing trend or decreasing trend, we will use weighted average profit। समझ में आया? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, तो नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन वंस वी कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, देयर इज अ ट्रेंड, या तो बढ़ रहा है, चाहे कितना से भी बढ़ो, इट डज नॉट मैटर, सेम रेशियो होना जरूरी नहीं है, या फिर गिर रहा है, देन वी विल फॉलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? यस, दोनों हो रहा है तो एवरेज प्रॉफिट। फिर आया समझ में? नहीं, सारा मेथड्स लिखना होगा आज। 5:30 बज गए सुपर प्रॉफिट मेथड, goodwill is equals to super profit into number of years purchase। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जब नॉर्मल से ऊपर कमाओगे देन इट इज सुपर। नॉर्मल से ऊपर इज सुपर। जैसे कि आपको एक इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट किया, उस इंडस्ट्री में गधा बेवकूफ कोई भी घुस जाओ, 10% प्रॉफिट तो निकालता ही है वो। 10% प्रॉफिट, यानी तुम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो मिनिमम तुम्हारा कितना, 10% तो उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट होता ही है, तो इट मीन्स 10 लाख। ठीक है, बट यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख, सो योर 5 लाख इज द सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल सिनेरियो से जितना कमा सकते थे उससे जब ऊपर कमा रहे हैं, देन इट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है ये चीज? सो सुपर प्रॉफिट मीन्स, एक्चुअल बोलो या फिर एवरेज बोलो, बात एक ही है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने ऊपर निकालना सीखा, एवरेज भी निकालना पड़ेगा। हाँ, एवरेज तो निकालना पड़ेगा। तो एवरेज जैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाल रहे थे वैसे ही निकलेगा, बट ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैंने अभी बोला, मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाया, तो वो क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि कम से कम इतना पैसा तो कमाएगा। ठीक है, जैसे कि रेस्टोरेंट लाइन में नॉर्मली कोई भी फूड आइटम आप बेचेगा तो उसमें 20 से 30% का मार्जिन होता है, तो कहने से 20% इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और यदि उस धंधे में आप 1 करोड़ लगाया है तो 20 लाख रुपए तो कमाओ। आप उतना नहीं कमा रहे तो समय आ गया, टाइम से धंधा चेंज कर लो। इफ ज्यादा कमा रहे हो दैट मीन्स आपके बिजनेस का सुपर प्रॉफिट है। आया समझ में? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, इफ टोटल एसेट से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दें, इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम्हारे बिजनेस की जो टोटल एसेट है
उसमें से बाहर वालों का पैसा माइनस कर दो तो किसका बचेगा? मालिक का पैसा। ठीक है। और एक तरीका है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट वगैरह। तो ये मालिक का पैसा है, तो मालिक का पैसा कैलकुलेट करने का दो तरीका है। टोटल एसेट्स में से बाहर वालों का पैसा माइनस कर दो, या फिर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिर्फ लायबिलिटी अप्रोच। इसको एसेट अप्रोच बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन? एसेट अप्रोच। और इसको बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच क्लियर है? तो इतना मेथड्स आपको क्लियर है। इससे रिलेटेड नाउ वी हैव टू जस्ट डू द क्वेश्चंस पहले, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद में हम लोग इसका एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट है गुडविल में, इवन हिडन गुडविल इज वन ऑफ द कंसेप्ट, बट हम लोग गुडविल के साथ में सीखेगा सब कुछ रिलेटेड टू एवरीथिंग। गुडविल को इतना ड्रिल डाउन कर लेगा, गुडविल का इतना ड्रिल डाउन कर लेगा कि कोई भी चैप्टर में गुडविल का पॉइंट आए आपको क्लैरिफाई रहेगा कि अपने को क्या करना है, एकदम 100% क्लैरिटी के साथ में, कि पूरा पार्टनरशिप में गुडविल कहीं पे भी आ जाए कि अपने को क्या करना है। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है तुम लोग मेरे से। चलो देन टाटा बाय बाय। सर 5 पे